नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज की बड़ी खबरों पर माइक ऑन है। आज जिन खबरों को आपके लिए लेकर आई हूं, सबसे पहले बात होगी चढ़ावा चोरी पर। क्या विपक्ष ने सेल्फ गोल मार दिया है? पप्पू यादव का आज जिस तरह से वेशभूषा बदली हुई नजर आई और संसद के अंदर चढ़ावा चोरी का जो ड्रामा रचा गया, क्या ये विपक्ष को उल्टा पड़ेगा? साधु संत क्या कह रहे हैं, इस पर माइक ऑन है। इसी के साथ बात होगी बीजेपी के जेन जी प्लान की। बीजेपी का जेन जी प्लान क्या है? जेन जी प्लान बनाने के लिए क्या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं? आज इस पर माइक ऑन है। ये आज माइक ऑन है में सुपर एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रही हूं। इसी के साथ बात होगी वर्दी वालों ने कैसे पत्थर खाए, ये दर्द खुद पुलिस वालों की परिवार और परिजनों ने बताया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली पुलिस के एक एक जख्म को उनके घर वालों ने उजागर किया, इस पर भी माइक ऑन कर रही। और इसी के साथ माइक ऑन है ताहिर को ताउम्र जेल की। जिस तरह ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और यह सिर्फ कत्ल नहीं था, कोर्ट ने बताया ये कितना बर्बर कत्ल था। आज उसकी डिटेल्स आपके सामने रखूंगी। ताहिर ने आज अदालत के सामने क्या कहा वो भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी संसद में आज सांसद पप्पू यादव के उस नाटक की जिससे बवाल बढ़ता ही चला गया है। इसका बदला सनातन लेगा। सरकार दिन रात लगी है बचाने में डकैतों। सनातन को मिटाने के लिए ये उतरे हुए हैं। जहां भी मिलेंगे पप्पू यादव, जूता की माला पहनाया जाएगा। सबसे पहले बात बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की, जो आज साधु के भेष में संसद परिसर पहुंचे और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। अब किसी ने नहीं सोचा था कि इस प्रदर्शन को लेकर पप्पू यादव कुछ इस तरह से उतर आएंगे। ये तस्वीरें देखिए जरा। साधु का भेष धरकर आए, माथे पर त्रिपुंड लगाया, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी और वहां दान पेटी लेकर बैठ गए। अब डिंपल यादव को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद दिखाने की कोशिश ये कि जो जो चंदा वहां दिया जा रहा है वो सब साधु ने जेब में डाल लिया। अब यहां आप देखेंगे एक एक करके, मैं आपको दूसरी तस्वीर में दिखाऊं, जो लोग आकर चंदा देंगे उस चंदे को पप्पू यादव अपनी जेब में डाल देंगे, ये दिखाने के लिए कि चढ़ावा तो चोरी हो रहा है और साधु ने चढ़ावा चोरी कर लिया। ये तस्वीर देखिए जरा। अब राहुल गांधी भी आए, उन्होंने वहां हाथ जोड़े, चढ़ावा दिया, ये देखिए। और राहुल गांधी का वो चढ़ावा पप्पू यादव ने जेब में डाल दिया। अवधेश प्रसाद को नमन किया, पैर छुए और उनका चढ़ावा भी जेब में डाल दिया। पप्पू यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि चंदा चोरी हो रहा है। सुनाइए इसे। सांसद वहां पहुंचे, वो लगातार नारे क्या लगा रहे थे? चोर चोर। यानी जो पुजारी वहां बैठे हैं, जो इस मामले में इस तस्वीर में पप्पू यादव थे, उनको चोर चोर कहकर वो पुकार रहे थे। और पप्पू यादव चढ़ावा चोर बनकर वहां बैठे हुए हैं, दान पेटी नहीं अपनी जेब भर रहे हैं, ये वो दिखाने की कोशिश। प्रदर्शन के दौरान सांसद पप्पू यादव को दान देने लगे जो लोग, सांकेतिक तौर पर छीना झपटी भी वहां दिखाने की कोशिश की गई। और छीना झपटी करने वालों में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी थे, वो भी इस पूरे नाटक का हिस्सा थे। ये देखिए।
तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, जिसमें पप्पू यादव वहां से भागते हुए नजर आए, दान पेटी उठाकर भागते हुए नजर आए, पीछे सांसद उनके पीछे दौड़े, ये दिखाने के लिए कि चढ़ावा चोर को पकड़ लिया। और उसके बाद क्या कहा वो भी आपको सुनवाती हूँ। भगवान के साथ गद्दारी पकड़ लिए हैं, भगवान के साथ चोरी, क्या रास्ता उपाय क्या? यहाँ पर कई सांसद पैसा दे रहे हैं, सब रख लिए, सब चोरी कर लिए। भाग रहे थे। राहुल गांधी जी पैसा दे रहे थे अयोध्या में, सारे सांसद अयोध्या धर लिए, धर लिया भैया, धर लिया। सरकार है कि चोर को सरकार है बिना फांसी का नहीं छोड़ेंगे। सभी समाजवादी सांसदों ने पकड़ लिया, धर लिया, चोर नहीं देंगे। ये पेटी छीन के ले चलेंगे। तो आपने देखा कि कैसे पप्पू यादव कह रहे हैं अब तो मैं पकड़ा गया, अब मुझे फांसी होगी, और बाकी सारे सांसद कह रहे हैं चोर चोर, हमने चोर को पकड़ लिया। अब ये प्रदर्शन चढ़ावा चोरी को लेकर हो रहा था उत्तर प्रदेश में। करीब 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव, राम मंदिर चंदा चोरी विपक्ष के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरना चाहता है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस चढ़ावा चोरी पर हमलावर है। अखिलेश राहुल सड़क से संसद तक ये मुद्दा उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी संसद परिसर में प्रदर्शन कर चुकी है। निर्दलीय सांसद पप्पू खुद को राहुल का सिपाही कहते हैं। आज वो साधु बनकर मकर द्वार पर बैठे तो पप्पू को कांग्रेस का भी समर्थन मिला। खुद राहुल गांधी आकर वहां पैसे चढ़ा रहे थे जिसे पप्पू यादव छीन रहे थे। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने भी पैसे छीन। मंदिर में चंदा कैसे चोरी हुआ ये दिखाने का प्रयास किया गया। संसद कैंपस में साधु बने पप्पू यादव को देख प्रियंका पीछे खड़ी थी, वो तस्वीर में भी आपको नजर आ रही हैं, और हंस रही थी। बाकी सारे सांसद वहां पे खड़े होकर हंस रहे थे। इसी बात पर बीजेपी और सत्ता पक्ष के सांसद नाराज थे। ये पॉलिटिकल नाटक अब क्या पप्पू यादव को भारी पड़ सकता है, क्योंकि पप्पू यादव के ड्रामे पर लोकसभा सचिवालय ने नाराजगी जता दी। वेश बदलकर मंचन किए जाने पर रोक लगाई जाएगी। कैंपस में किसी नाटक की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये लोकसभा सचिवालय ने कहा, और ये नियम लोकसभा सचिवालय अब सख्ती से लागू करेगा। तो आज जो ये पूरा नाटक एक प्रदर्शन के रूप में दिखाया गया, इसे लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अपनी नाराजगी जताई। लोकसभा स्पीकर ने कहा उन्हें बहुत सारी शिकायतें मिली हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। तो आपने सुना, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि इससे संसद की पवित्रता समाप्त हो रही है। उन्होंने सख्त ऐतराज जताया और कहा कि मुझे बहुत सारी लिखित शिकायतें भी मिली हैं, और इस पूरे ड्रामे पर सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी पप्पू यादव के इस प्रदर्शन से पल्ला झाड़ती हुई भी नजर आई। वो समाजवादी पार्टी के सांसद जो इस प्रदर्शन में, इस नाटक में साथ थे, वो दूसरी तरफ पल्ला झाड़ रहे थे, कह रहे थे ये कांग्रेस से जुड़े हैं, हमारे सांसद नहीं है। तो दूसरी तरफ बीजेपी पप्पू के साथ साथ कांग्रेस और सपा दोनों पर हमलावर। इसका बदला सनातन लेगा, और ये ऐसा अपराध है जिसको कभी हम क्षमा नहीं। पप्पू यादव हमारी पार्टी के सांसद नहीं है, और जो हमारी पार्टी लगातार देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएगी, और लोगों की आस्था से और श्रद्धा से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाएगी। और इस तरह का ड्रामा करना ये संतों का, साधुओं का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। पप्पू यादव साधु संत की वेशभूषा में आए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खड़े होकर के लोग कि ये पूरे उस चोरी को देश के साधु और संतों के साथ जोड़ा जा रहा है। कतई कोई अपमान करने का न कभी प्रयास किया, न नियत रही, न कभी रह सकती है। हम सबकी अपार श्रद्धा
दिल की गहराई से प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा और भाव है। भगवा का ही अपमान किया है पप्पू जैसा व्यक्ति, तो इसलिए सदन में उनको काल नेमी कह के पुकारा जा रहा है। अब आपको यह भी बताऊं कि आज संसद में जिस तरह चढ़ावा चोर बनकर पप्पू यादव आए, इससे सिर्फ सत्ता पक्ष के सांसद नाराज नहीं थे, संत समाज ने भी मुखर होकर इसके खिलाफ आवाज उठाई। अब उनका कहना था कि चढ़ावा चोरी से वो आहत हैं और दूसरी तरफ इस तरह प्रदर्शन करके सनातन और साधुओं का अपमान करके क्या हासिल कर रहे हैं पप्पू यादव और समूचा विपक्ष, जरा सुनिए। ऐसे पप्पू यादव को तो जूता और चप्पलों से स्वागत होने चाहिए। और देश प्रसाद आज सांसद हो गए तो अहंकार आ गया, भगवा का अपमान करने में तुले हुए हैं। इस तरह की हरकत किसी की भावना को आहत करने का आपने सुपारी ले लिया क्या? सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लिया है, भगवा के खिलाफ सुपारी ले लिया है। ये पूरी दुनिया के अंदर डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के झंडा बरदार बनकर के सनातन को मिटाने के लिए ये उतरे हुए हैं। तुझे सजा देनी बाकी है पप्पू यादव, अब तेरा समय आ चुका है। जब अंत समय तेरा आया है तो इसी के फड़फड़ा रहा है। अगर तुझे 24 घंटे के अंदर संसद से सजा नहीं मिली, कल 24 घंटे के बाद तू हमारा शिकार होगा और तेरा ऐसा शिकार किया जाएगा ताकि पूरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अब सनातन के विरुद्ध बोलने से पहले 100 बार सोचे। कभी आपने मुसलमान बनकर टोपी पहनकर आतंकवाद AK-47 लेकर आपने प्रदर्शन किया क्या? पूरे दुनिया में आतंक जो व्याप्त है इस्लाम के द्वारा, जहां भी मिलेंगे पप्पू यादव जूता की माला पहनाया जाएगा। भगवा सनातन धर्म में अग्निवेश है, इसको बहुरूपीय जब धारण कर लेते हैं तो वो स्वयं का राम नाम सत्य कर लेते हैं, ये उसी का सूचक है। तो आपको बताऊं कि मेरे साथ इस वक्त पप्पू यादव जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जो कि आज इस पूरे विरोध का केंद्र भी रहे, प्रदर्शन भी करते रहे। पप्पू जी बहुत स्वागत आपका। आज भाई रात हो गई, पूरे दिन इसी वेश में रहेंगे क्या आप? मेरा चरित्र ही साधुता का है। अच्छा। हम सब का जो सनातन को मानते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी जी हो, अखिलेश जी हो, या कोई भी विपक्ष, या हिंदुस्तान के 154 करोड़ लोगों का चिंतन चरित्र ही शिव का है, वसुधैव कुटुंब का है, सर्वधर्म संभाव का है। भेष की बात नहीं है। जो चरित्र चिंतन विचार बदलते रहते हैं वो सनातन विरोधी हैं, वो भगवान के साथ गद्दारी करते हैं। राम राम जपियो रे सब माल हड़पियो रे। चाहे सावरकर जी ने तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किया था, लिखे हैं वो सावरकर और ये सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही। नहीं पप्पू जी, सावरकर जी ने भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया तो वही तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाया, भगवान के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाया। भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया है वो, हाँ, राम पर नहीं। अरे हम लोग भगवान पे खड़ा किया, शिव वाले हैं, भगवान पे खड़ा किया, राम पर नहीं किया। फर्क क्या है? राम भगवान है, भगवान राम है, फर्क क्या है पप्पू जी? बात समझ नहीं आई। या मैंने तो कहा आपको, हम लोग भगवान को बेचते नहीं हैं, भगवान का राजनीतिकरण नहीं करते, भगवान के नाम का चंदा चोरी नहीं करते, भगवान के साथ गद्दारी नहीं करते। हम भगवान के सच्चाई के रास्ते चलते हैं, भगवान के प्रेम के रास्ते जीवन में है। हम इन लोगों के तरह छद्म हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं। हम हिंदुत्व हैं, हम वो हिंदू हैं जो संपूर्ण मानव जीवन के कल्याण के लिए लड़ते हैं, गरीब की, सभी जाति धर्मों की इज्जत करते हैं, सबके जीवन के लिए लड़ते हैं। हम मंदिर के नाम पर नफरत पैदा नहीं करते, मस्जिद गुरुद्वारे के नाम पर नफरत पैदा नहीं करते। हम सनातन को बचाने वालों में से हैं। हम उस संत के लिए हैं जो संत शंकराचार्य हो या रियल संत है, जो इस संत को बचाना चाहते, जो नकली संत है कुछ मुट्ठी भर, ठीक, जो सत्ताधारी दल के साथ है, हाँ, जो दुराचारी, चरित्रहीन, बेविचारी, पर्ची निकालने वाले, ऐसे संत जो चंदा चोरी करते हैं और फिर पूरा देश के आस्था पर ठेस पहुंचाते हैं, ठीक है, ऐसे नेताओं के खिलाफ है, ऐसे सनातन विरोधी के खिलाफ है। और हम रहेंगे
सनातन की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। इस सनातन की रक्षा आप कर रहे हैं, राम के चरित्र को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। पप्पू जी, ये बात जरा किसके गले उतरेगी? आप कह रहे हैं सनातन का बचाव कर रहे हैं, लेकिन आप जब साधु का भेष धरकर जाते हैं और वहां पर चोरी कर रहे हैं, देख रहे हैं सब पैसा उठाकर भाग रहे हैं, तो आप तो हर साधु पर सवाल उठा रहे हैं। आप उस वेशभूषा और उस भगवा पर भी सवाल उठा रहे हैं कि संत समाज यही करता है। हम तो सवाल ही नहीं उठता, हम तो नकली साधु की बात करते हैं। हम तो दुराचारी व्यभिचारी राम रहीम जैसे नागपाल, ये ऐसे लोगों को जो सत्ता संरक्षित है, पर्ची वाला, इन लोगों की बात करते हैं। जो शंकराचार्य हैं वो आराध हैं, जो रियल संत हैं वो हमारे जीवन में हैं और हम संतों के साथ हैं। हम सनातनवादी हैं, हम मानवतावादी हैं, इंसानवादी हैं, हम अध्यात्मवादी हैं, हम शिववादी हैं, हम रामवादी हैं। हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। पर आप कह रहे हैं आप सनातनवादी हैं, आप सनातन की सोच में विश्वास रखते हैं, लेकिन आपने फिर कभी राहुल गांधी से आग्रह नहीं किया कि वो भी राम मंदिर जाएं? राहुल गांधी तो आपके उसमें जब आप वहां चंदा चोरी करा रहे थे, दिखा रहे थे ड्रामा, तो उसमें पैसे भी डाल रहे थे। भैया मैं तो हर मंदिर ही जाता हूँ और हमारे जीवन में ही भगवान है। पूरा चरित्र में हर दिन भगवान के बनाए हुए निर्मित गरीब से प्यार करता हूँ और पूरी देश के गरीबों के लिए कल्याण के लिए काम करता हूँ। ठीक है, मेरे चरित्र में भगवान है, मेरे कर्म में भगवान है, मैं इतने जानता हूँ। नहीं, आपके चरित्र पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन आपकी वेशभूषा पर जरूर सवाल उठाए गए और खुद स्पीकर ने उस पर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि संसद में भेष बदल कर कुछ सांसद आ रहे हैं, मुझे लिखित शिकायतें मिली हैं, ये बहुत गलत है। चरित्रहीन नहीं ना है, चरित्र नहीं ना बदलते हैं, विचार नहीं ना बदलते हैं। हमारे स्पीकर साहब सम्मान है, गार्जियन के समान है, वह जो भी कहेंगे वो स्वीकार है। विरोध सनातन को बचाना है, संविधान को बचाना है, विरोध के तरीके होते हैं। हम कोई संविधान के विपरीत, कानून के विपरीत काम नहीं करते। जो भी बातें आएगी उसको स्वीकार करेंगे हर परिस्थिति। चलिए पप्पू जी, आप कह रहे हैं कि जो भी दुविधा आएगी उसको स्वीकार करेंगे। अभी ये मामला और बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस पर आपत्ति सीधे सीधे स्पीकर ने भी और वहां सचिवालय ने भी उठा दी है, लेकिन इसको लेकर अब जनता क्या सोचती है, सबसे बड़ा वर्डिक्ट तो वहीं से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और अब माइक ऑन कर रही हूं अगली खबर पर। बीजेपी युवा मतदाताओं, खासकर के जो जेनजी है, उनसे जुड़ाव मजबूत करना चाहती है। इसके लिए रणनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, मैं उसके बारे में बताऊं उससे पहले एक तस्वीर देखिए। ये बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश आया। अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो पोस्ट किया और ये एक सीरीज में उनके कई वीडियोस आपने देखे होंगे कि पिछले कुछ समय से वो अपने वीडियोस इसी तरह से इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं। इसी से जुड़ी है आज हमारी बिग एक्सक्लूसिव खबर। आपको बता रही हूं कि बीजेपी का जेनजी प्लान, ये आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी आपको बता रही हूं। छात्र आंदोलन के बाद बीजेपी की रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। बीजेपी अब जेनजी से संवाद के नए तरीके आजमाने वाली है। छात्र आंदोलन के बीच बीजेपी पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स पर रहेगी। पुराने प्लेटफॉर्म सरकार को छात्रों से जोड़ने में नाकाम रहे, तो छात्रों से संवाद अच्छी तरह होता तो स्थिति नहीं बिगड़ती। ये बीजेपी के अंदर की सोच है। युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी युवाओं के तरीके अपनाएगी। पार्टी युवाओं की नई टीम बनाने पर विचार कर रही है। नई पीढ़ी व्यवस्था में बड़े सुधार और जवाबदेही चाहती है। युवाओं की भावनाएं समझने के लिए उनसे जुड़ना जरूरी है और इसीलिए युवाओं से दो तरफा संवाद की तैयारी चल रही है। आपको बताओ 2014-2019 की जीत में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अब विपक्ष भी सोशल मीडिया पर कड़ी टक्कर दे रहा है। ज्यादातर युवा भी परंपरागत प्लेटफॉर्म से हटते जा रहे हैं। इसीलिए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी और पार्टी अब इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रेडिट पर सक्रियता बढ़ाएगी। पीएम मोदी भी अब सेल्फी मोड में वीडियोस शूट कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो यूथ लाइफस्टाइल के मुताबिक आधी रात को अपलोड भी कर रहे हैं, जैसे कि हमारी जेनजी करती है। उसी तरह से बीजेपी के अंदर ये सोच है। ये इस वक्त की, ये आज की बड़ी एक्सक्लूसिव आपको खबर बता रही हूं कि ये पूरा जेनजी प्लान बीजेपी के अंदर तैयार किया गया है। उसी के तहत प्रधानमंत्री के ये वीडियोस भी आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जिन्होंने ये बिग एक्सक्लूसिव हम तक पहुंचाई है। अखिलेश जी बताइए,
किस तरह से ये पूरा प्लान बना है। नीट पेपर लीक पर छात्रों के आंदोलन के बाद बीजेपी ने जेन ज़ी तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अब कई तरह की रणनीति पर काम करना शुरू किया है। पार्टी नेताओं के मुताबिक सोशल मीडिया के वैकल्पिक प्लेटफॉर्मों पर भी पार्टी अपनी मौजूदगी को दर्ज करने का प्रयास करेगी। इनमें इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, रेडिट वगैरह शामिल हैं। ये भी कहा गया है कि पार्टी इसके लिए युवाओं से युवाओं की भाषा में ही बात करेगी और इसके लिए बेहतर होगा कि युवाओं को इस पर बड़े पैमाने पर जोड़ा जाए। तो आने वाले समय में पार्टी के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के सोशल मीडिया टीम में बड़े पैमानों पर युवाओं को भी जोड़ा जा सकता है। ये पार्टी नेताओं ने अपनी ओर से इशारा किया है। उनका यह भी कहना है कि पीएम मोदी ने खुद ये बात कही है मंत्रियों से कि इंस्टाग्राम के जरिए अपनी मौजूदगी को बढ़ाएं और यही बात अब बीजेपी के नेताओं पर भी लागू की जाएगी। इंस्टाग्राम पर सरकार और बीजेपी से जुड़ी बातों को सरल ढंग से युवाओं की जेन ज़ी की भाषा में ही पहुंचाया जाए, इस बात का प्रयास भी पार्टी करेगी। पार्टी ये चाहती है कि इस आंदोलन के बाद अगर युवाओं के मन में कुछ प्रश्न हैं सरकार और बीजेपी के बारे में तो उनका जवाब भी देना जरूरी है। इसलिए ये एक तरफा बात नहीं होगी बल्कि दो तरफा संवाद होगा, इंटरेक्टिव डिस्कशन होगा। उनके प्रश्नों के जवाब देना भी बहुत जरूरी है। तो अखिलेश जी, ये जो पूरी रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं हम तक, ये रिपोर्ट उन्होंने हम तक पहुंचाई, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये जेनजी से कनेक्ट है, बीजेपी का जेनजी कनेक्ट। लेकिन इस बीच तस्वीरें जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान की आपको दिखाऊंगी, जिसमें मास्क लगाए गए कई प्रदर्शनकारी कैद हुए हैं और इन्हीं मास्क मैन के उपद्रव के चलते इनकी खोज की जा रही। पुलिस कर्मियों पर किसने लाठियां चलाई, इन पर एक्शन की बारी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरह से स्पाइडरमैन मास्क पहनकर, अलग अलग मास्क पहनकर जंतर मंतर पहुंचे और क्या इन्होंने चेहरा ढककर उपद्रव मचाया। आज इस मास्क के पीछे के चेहरे को ढूंढने में लगी है पुलिस। आपको बताती हूं हो क्या रहा है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामले में एक्शन हुआ। पुलिस ने 2873 बदमाशों की पहचान की। अब मास्क पहनकर उपद्रव करने वालों पर नजर रख रही। उपद्रवियों ने कई तरीकों से चेहरा छिपा रखा था। कुछ लोग हाईटेक फेस मास्क पहनकर पहुंचे थे, कुछ उपद्रवियों ने सेफ्टी गॉगल्स लगा रखे थे। दिल्ली पुलिस सभी वीडियोस की जांच में जुटी है। मास्क पहने लोगों की कुंडली खंगाल रही है। कई वीडियोस में हमला करते भी दिख रहे हैं मास्क में। कई जगह पर मास्क पहने लोगों ने उपद्रव किया। 400 सीसीटीवी कैमरों से पूरा सीक्वेंस तैयार हो रहा है। उपद्रवियों के खिलाफ डिजिटल सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। तो अब ये मास्क मैन जो उस प्रदर्शन में पहुंचे या फिर जंतर मंतर पहुंचे, इनका मास्क उतरने वाला है। अब आपको दिखाती हूं कि रुचिका सिंह, एक ऐसी जेनजी जो इस प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करती हुई नजर आई थी। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये वीडियो जगह जगह सर्कुलेट हो गया और इस वीडियो के सर्कुलेट होते ही इस पर बहुत सारे रिएक्शंस आने शुरू हुए थे। हो सकता है कि आपके फोन तक भी रुचिका का ये वीडियो पहुंचा हो जिसमें वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। अब रुचिका पर एफआईआर हो गई। आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या है। इन तस्वीरों को देखिए और आपको बताती हूँ कि प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को गाली देने का यह मामला है। नोएडा की लड़की रुचिका सिंह के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज हुई। बीएनएस की धारा 352, 353(1), 356(1) में केस दर्ज हुआ है। 0 एफआईआर को किसी भी थाने में दर्ज कराया जा सकता है, चाहे घटना उस थाने के इलाके में हुई हो या फिर नहीं। संबंधित थाना इसे घटना वाले इलाके के थाने में भेजता है। बाद में वहीं से मामले की जांच और कार्रवाई होती है। अब 0 एफआईआर का मकसद तुरंत कानूनी मदद देना होता है। वकील स्मृति सिंह चंदेल की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। स्मृति ने इंस्टाग्राम पोस्ट कर मामले की जानकारी दी। रुचिका सिंह ने जानबूझकर ऐसा किया है, यह स्मृति सिंह का कहना है। इससे प्रधानमंत्री की संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची। मैं नहीं चाहती हमारे बच्चे सोशल मीडिया पर ऐसी भाषा को सुने। हमें भाषा में मर्यादा और शालीनता बनाए रखनी चाहिए। तो अब आपने रुचिका का उस वीडियो को अगर देखा होगा तो रुचिका के खिलाफ ये 0 एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन इस पर बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं केवल गाली देने पर कैसे एफआईआर दर्ज हो सकती है। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है।
मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है, एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो आपने सौरभ दास को सुना। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के वीडियो को लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी थी। अब इस वीडियो में इन्फ्लुएंसर आरएएफ का मजाक बनाते हुए दिख रही हैं। आप देख रहे हैं एक आरएएफ का जवान खड़ा हुआ है, बैठा है, और उसके बगल में श्रद्धा सिंह नाम की ये लड़की, इन्होंने एक वीडियो बनाया। अब दिल्ली में प्रदर्शन स्थल का ये वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो आरएएफ के बैठे जवानों के साथ ब्लू ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए देख रही हैं, और उसके बाद वो वीडियो में टॉयलेट क्लीनर का ऐड दिखा रही है। कह रही है ये ब्लू रंग यानी कि वो टॉयलेट क्लीनर। इस वीडियो पर उस इन्फ्लुएंसर के खिलाफ काफी नाराजगी दिखाई दी, जिसके बारे में उसने खुद जिक्र किया। अब इन्फ्लुएंसर ने इस वीडियो के लिए माफी मांगी और कहा है कि वो आरएएफ का मजाक नहीं बना रही थी। ये भी कहा कि 1 घंटे के अंदर मैंने इस वीडियो को अपने टाइमलाइन से हटा दिया था, लेकिन तब तक बहुत नाराजगी उनके खिलाफ बढ़ गई थी और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया है। सुनिए। मैंने आर्मी वालों के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि नीला टॉयलेट के लिए, लाल वॉशरूम के लिए, जो कि आई नो बहुत गलत है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये करने आई हूँ कि मैंने उसको 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है, इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा। बट आफ्टर 1 घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो मीम पेज वालों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने कुछ मीम पेज वालों से बात किया कि ये डिलीट कर दो, क्योंकि मुझे पता मैंने गलती की है, बट उन्होंने ये बताया कि उनको पैसे मिले इसलिए वो डिलीट नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ इस वक्त दिल्ली सरकार में गृह मंत्री आशीष सूद जुड़ रहे हैं। मैं उनके पास सीधे जा रही हूं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप लोगों ने कहा कि जिन्होंने हिंसा की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन छात्रों पर आगे कार्रवाई नहीं होगी। अब छात्र और उपद्रवी की पहचान कैसे की जाएगी? दोनों में फर्क कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत सारा डाटा दिल्ली पुलिस के पास उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी अपनी प्रेस वार्ता में भी इस बारे में जानकारी दी है कि किस प्रकार से उनके फेशियल रिकॉग्निशन ऐप में और सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे लोग आए हैं, और इस डिजिटल युग में उस आंदोलन की हर घटना कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है। इसलिए बहुत सारे छात्र बिल्कुल निष्पाप मन से अपना विरोध प्रकट करने आए थे, जो डेमोक्रेसी में किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, बिकॉज इन डेमोक्रेसी वी एग्री टू डिसएग्री। जो निष्पाप मन से आया है उसने अपनी बात कही है, अपना विरोध प्रकट किया है, नारे लगाए हैं, उसके लिए किसी को दंडित किया जाने का कोई कारण ही नहीं बनता। इसलिए जो केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी दल से मिलकर जो बातचीत कही थी उसमें भी ये बात कही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बाद में कहा है जी कि आप निष्पाप मन से जो विरोध करने आया है उसको और उपद्रवियों को, दोनों को अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। आखिर कहीं गाड़ियां टूटी है, आखिर कहीं पुलिस कर्मियों के ऊपर लाठी पत्थरबाजी हुई है, उनका सिर फोड़ा गया है, वो सब रिकॉर्डेड है। तो उसमें जांच करने के बाद जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, जिन्होंने इस आंदोलन की शांति को भंग करने का काम किया, उन्हें दंडित किया ही जाना चाहिए। आशीष जी, जिन छात्रों पर पहले से एफआईआर दर्ज है, क्या उन मामलों की भी समीक्षा होगी? आप लोग करेंगे समीक्षा फिर से? देखिए, जो उस दिन एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें 13 एफआईआर के संदर्भ में हमारे गृह विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से भी चर्चा की है। कानून ये है, उसमें कानून ये है कि जो एफआईआर दर्ज हो गई है, चार्जशीट होने के बाद ही वो कोर्ट से ही हटाई जा सकती है। अब अगर उन 13 में भी कुछ इस प्रकार के लोग होंगे जिन्होंने कानून का भंग नहीं किया है, जिन्होंने कानून नहीं तोड़ा है, जिन्होंने हिंसा नहीं की है, तो उनको बाकियों से अलग देखा जाएगा। हमारे ऑर्डर में बड़ा स्पष्ट कहा गया, जैसा केंद्र सरकार ने वादा किया था, जिन्होंने निष्पाप ढंग से आंदोलन किया है उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है।
However, this protection will not be extended to those जिन्होंने कानून तोड़ा है। नहीं तो फिर मैं आपसे पूछूंगी आशीष जी कि जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग हैं उनकी आपने एक फहरिस्त बना ली है, समीक्षा कर ली है, या वो प्रोसेस अभी जारी है? दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस वार्ता में इस बात को बताया। 2000 से ऊपर लोगों का ब्रेकअप भी दिया, किनके ऊपर पॉक्सो के केस हैं, किनके ऊपर ईव टीजिंग के मामले हैं, कोई हत्या के मामले हैं, ऐसा सब उनके पास जानकारी है। और सबजुडिस मैटर पर इससे ज्यादा मैं और आपसे कुछ नहीं बता सकता हूं। उनकी जानकारी दिल्ली पुलिस ने मीडिया के समक्ष साझा की है। पुलिस के पास फेशियल रिकॉग्निशन माध्यम से जो नई तकनीकों का दिल्ली की पुलिस ने इस्तेमाल करना शुरू किया, उसमें जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। आशीष जी, जिन छात्रों में अभी भी ये डर है कि उन पर कार्रवाई हो सकती है, केसेस हो सकते हैं, आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? वे बिल्कुल निश्चिंत रहे। भारत सरकार ने उनसे कहा है और भारत सरकार के एक तरह से अधीन, एमएचए के अधीन ही दिल्ली सरकार काम करती है। हम केंद्र शासित राज्य हैं और हमें बिल्कुल मैं भारत सरकार की ओर से, दिल्ली की सरकार की ओर से हर उस व्यक्ति को, हर उस अभिभावक को, हर माता पिता को, हर छात्र को आश्वस्त करता हूं, जंतर मंतर पर आना, विरोध में बोलना, अपने सरकार के खिलाफ नारे लगाना अपराध नहीं है। जिन्होंने ऐसा किया है उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, उनकी आड़ में किन्हीं लोगों ने अगर कानून हाथ में लेकर बसें तोड़ी हैं, कारें तोड़ी हैं, पुलिस कर्मियों पे हमला किया है, संसद में घुसने का प्रयास किया है और अन्य अहिंसक कार्रवाई की है, उनको जरूर मैं समझता हूं इस देश का हर जिम्मेदार नागरिक, हर जिम्मेदार युवा, उनको भी वो भी ये चाहेगा कि उनको आशीष जी सजा मिले और भविष्य में ऐसा ना। मैं एक सवाल और पूछूंगी आपसे, फिर जिन्होंने रील्स बनाई हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उन पर भी केसेस होंगे क्या? हमने अभी देखे 2 लोगों ने, उनमें से एक ने तो माफी भी मांगी है, एक तस्वीर में दिखा रही थी, तो उन पर क्या होगा? देखिए, अगर लॉ में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो अवश्य होगी, मगर मैं मानता हूं कि ये कानून से ज्यादा सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ विषय है जी। हमारी पीढ़ी विरोध करे सिर माथे पर, मगर इस भाषा में विरोध करेंगे तो ये तो सभ्य समाज की भाषा नहीं है। तो इसलिए मैं तो मानता हूं कि ये सोशल प्रेशर का मामला ज्यादा है जी, सोशल इंटरवेंशन का मामला ज्यादा है। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। इस पर आपका माइक ऑन हुआ था, बहुत धन्यवाद। आशीष सूद जो कि कह रहे हैं कि उपद्रवी और छात्रों में फर्क है और वही फर्क इस वक्त हमें आपको कार्रवाई में भी दिखेगा। बहरहाल, आपने देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों की भी कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन आज उनके परिजनों ने सबके सामने आकर अपनी आपबीती सुनाई। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के परिजनों ने करीब 25 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि 20 तारीख के बाद से नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि छात्रों को पुलिस ने पीटा, लेकिन प्रदर्शन का सच तो कुछ और ही है। हमला तो पुलिस वालों पर भी हुआ। अब एक एक करके परिवार वालों ने अपनी आपबीती सुनाई और बताई कि कैसे उनके घर के सदस्य, वो पुलिस वाले जो वहां ड्यूटी पे तैनात थे, बुरी तरह जख्मी हुए। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी, 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। My father was killed by a rowdy mob and it was almost lynched near the stage of Jantar Mantar. This happened on 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन
पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फ़ोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में, एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फ़ोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए। पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही, लाइक पुलिस वालों का क्या, जिनको जो इंजर उनका क्या। और आपको बताती हूँ आज की एक और बड़ी खबर जिस पर माइक ऑन कर रही हूँ। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा हो गई है। 2020 दिल्ली हिंसा के आरोपी आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। ये तस्वीरें देखिए ताहिर हुसैन की जिस वक्त पुलिसकर्मी उसे लेकर जा रहे थे। दिल्ली हिंसा का आरोपी, और कोर्ट में उसने क्या कहा वो आपको सुनवाऊंगी। उससे पहले आपको बताती हूँ कि आज इस पूरे मामले के बारे में एक बार फिर से जख्म हरे हो गए। IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला आया। ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट में पुलिस ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा मांगी। आरोपियों ने हत्या के दौरान सारी हदें पार कर दी, ये पुलिस ने कहा। अंकित की मौत के बाद भी हमले जारी रखे। साल 2020 में 23 से 26 फरवरी के बीच ये दंगे हुए थे। 25 फरवरी को अंकित शर्मा घर से बाहर निकले थे, काफी देर तक वापस नहीं आए तो परिवार ने तलाश की। अगले दिन 26 फरवरी को IB अफसर का शव मिला था। पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर थाने में केस दर्ज हुआ। आरोप था कि ताहिर ने साथियों के साथ अंकित की हत्या की। अंकित की हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि 51 बार चाकुओं से गोदा गया अंकित शर्मा को, और इसके बाद आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो सुनिए ताहिर हुसैन क्या कह रहा है। ताहिर कुछ कहेंगे? ताहिर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट है, देर है, देर नहीं है। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग। तो ताहिर हुसैन ने कहा कि वो हाई कोर्ट जाएगा। मीडिया कर्मी उससे पूछ रहे थे सवाल और बिना किसी झिझक के कह रहा है हाई कोर्ट जाएगा। तो इस फैसले को सुनाते हुए कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो बहुत महत्व रखती है। फैसले के दौरान कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई। कहा कि ये बहुत गंभीर घटना थी, बर्बर तरीके से हत्या की गई। मौत के बाद भी शव को घसीटा जाता रहा। चांदबाग तक घसीटकर अंकित शर्मा के शव को ले गए। समाज को झकझोर देने वाली ये घटना थी। शरीर को जानवर की तरह छोड़ दिया गया सड़ने के लिए। नाले से बरामद हुआ था शव, और नाले में शव को फेंकना दिखाता है कि कितनी घृणा, कितनी नफरत इस कत्ल के पीछे थी। तो ये टिप्पणी कोर्ट की फैसला सुनाते वक्त आई, जो सीधे बताती है कि कितनी घृणित मानसिकता के साथ इस कत्ल को किया गया। और अब ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। माइक ऑन है मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर से सोमवार रात 8 बजे।